हाँ जी, आर्यन ऑनलाइन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का, जो कि आपके जैव प्रक्रम है। ठीक है, इसको अपन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आपके चैप्टर 6 का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है? जीव के अनुरक्षण के लिए, यानी कि जीव जीव अपने आप में जीवित रहता है, इसके लिए वो कुछ प्रक्रमों से होकर गुजरता है। जैसे भोजन खाएगा, भोजन पचाएगा, सांस लेगा, फिर उसका उत्सर्जन करेगा। तो जीव अपने अनुरक्षण के लिए जिन प्रक्रमों का उपयोग करते हैं उन्हें अपन जैव प्रक्रम कहते हैं। और वो अनुरक्षण कौन से होते हैं? श्वसन, पाचन, ठीक है, और उत्सर्जन। और ये सारे जो प्रक्रम है, इनके इन प्रक्रमों को अपन क्या कहते हैं? अनुरक्षण के प्रक्रम। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या कहलाता है, इसकी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। जैव प्रक्रम क्या कहलाता है ना? तो जैव प्रक्रम होता है जीवन के अनुरक्षण के लिए। ठीक है, जीवों के अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रम काम में आता है उसे अपन क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहां आप नोट कीजिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। और ये जैव प्रक्रम अनुरक्षण में क्या क्या आता है? अनुरक्षण का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखना, अनुरक्षण है ना, अनुरक्षण में आपके आता है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। ठीक है, ये सब काम करने के लिए जो भी प्रक्रम आपके शरीर में यूज होता है उसको अपन क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, बात करते हैं जैव प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जो है। जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ये आपके अनुरक्षण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अनुरक्षण में महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन कौन सी है? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं अपन, बात करते हैं सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है, सजीव वो सारे जीव होते हैं जिनमें वृद्धि होती है, विकास होती है, तथा जो भोजन को उपयोग में लेते हैं, जिनमें पोषण की जरूरत होती है, उनको अपन कहते हैं सजीव। और निर्जीव क्या होता है? जिनमें वृद्धि, विकास और भोजन या फिर पोषण की आवश्यकता नहीं होती है, उनको अपन कहते हैं निर्जीव। तो हेडिंग डालिए सजीव। सजीव में आप लिखिए वे जीव जिनमें वृद्धि, विकास, वे जीव जिनमें वृद्धि, विकास तथा पोषण होता हो, उन्हें सजीव कहते हैं। उन्हें सजीव कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत इजी है। ठीक है, जैसे सजीव में आप लिख सकते हो मनुष्य। मनुष्य में वृद्धि, विकास होता है। पादप होता है, पादपों में वृद्धि होता है, विकास होता है, पोषण होता है। और आप लिखो जीव जंतुओं में। ठीक है, जीव जंतुओं में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, या फिर जंतुओं में लिख सकते हो। जीव को आप हटा दो तो जंतुओं में। ये आपके हो गए सजीव। बात करते हैं निर्जीव। निर्जीव जिनमें वृद्धि, विकास नहीं होता है, जैसे मिट्टी हो गया, टेबल, कुर्सी, पेन, इनमें वृद्धि, विकास नहीं होता है और इनको पोषण की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, तो निर्जीव में लिखिए वे पदार्थ जिनमें वृद्धि, विकास व पोषण, वृद्धि, विकास व पोषण नहीं होता हो, उन्हें निर्जीव कहते हैं। निर्जीव कहते हैं। ठीक, सजीव निर्जीव बिल्कुल आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जाम में आएगा आप ये लिखोगे, यूं नहीं कि सजीव वो होते हैं जो चलते हो, जो श्वास लेते हो, नहीं। ये वृद्धि, विकास, इसमें सांस भी आ गया, चलना भी हो गया, सब कुछ हो गया। वृद्धि, विकास और पोषण, इसमें सब आपके ऐड हो गया। आप जो छोटे बच्चे थे, जो वाली डेफिनेशन अब आपको
नहीं लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये अपने पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं पोषण क्या होता है। अब अपन जैविक प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो जैविक प्रक्रिया में सबसे पहले क्या है आपके पास, पोषण। तो पोषण क्या होता है कि भोजन का, आप बाहर से कुछ खाते हो, उनका एक तो पाचन होना या फिर अवशोषण होना। जैसे अब बात करेंगे पाचन और अवशोषण क्या सर अलग चीजें हैं? हाँ बिल्कुल ये अलग चीजें है, क्योंकि पाचन का मतलब तो क्या होता है, शरीर उनको शरीर में पच जाता हो, और अवशोषण का मतलब उनको पचाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा वो अपने शरीर में ग्रंथियों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। जैसे जल है, इनका पाचन नहीं होता, ये पहले से बहुत छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ रहता है, तो इसका अवशोषण करने की जरूरत होती है, इसको पाचन करने की कदापि जरूरत नहीं होती है। जल हो गया, जल में ही आपके क्या होता है, खनिज लवण होते हैं, तो खनिज लवण हो गया। ये जो चीजें होती है ये पहले से आपके छोटे छोटे टुकड़ों में रहती है, तो इनको पाचन करने की जरूरत नहीं होती है, इनका अवशोषण होता है। तो पोषण क्या होता है कि भोजन का पाचन तथा अवशोषण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। लिखिए इसमें आपको, भोजन के पाचन तथा अवशोषण की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन के पाचन तथा अवशोषण की प्रक्रिया को, भोजन के पाचन तथा अवशोषण की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली? जैसे खाना खाना, जल को ग्रहण करना, जैसे फर्स्ट लिखो, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, उदाहरण में लिख सकते हैं आप, उदाहरण के रूप में। सेकंड लिखो, जीवों द्वारा जल ग्रहण करना, जीवों द्वारा जल ग्रहण करना। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। पोषण जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। फर्स्ट आपके होता है स्वपोषी पोषण, और सेकंड आपके है परपोषी पोषण। इसको एक नंबर डाल दीजिए स्वपोषी पोषण, और सेकंड नंबर आप डाल दीजिए इसको परपोषी पोषण। देखिएगा कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, एक बार थोड़ा सा रिव्यू देखना, फिर इसको आगे और पढ़ेंगे। स्वपोषी यानी स्वयं, नाम से क्या पता चल रहा है, स्वपोषी यानी स्वयं पोषण बनाना। जैसे कोई जीव ऐसा है जो दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त नहीं करता हो, दूसरे पदार्थों पर निर्भर नहीं करता हो कि भाई तू मेरे को पोषण बना के दे, मैं, या फिर तू मेरे को दे, या फिर मेरे को मान लीजिए अगर मैं एक ऐसा जीव हूं जो मनुष्य हूं, तो मेरे को भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा, मेरे को जल लेना पड़ेगा बाहर से, मेरे को अन्न खाना पड़ेगा बाहर से, तो मैं दूसरे पदार्थों पर निर्भर करता हूँ। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे पदार्थों पर निर्भर नहीं करते हैं, वो अपना स्वयं अपना पोषण बना लेते हैं। जैसे सूर्य, जैसे आप बात करते हैं कि स्वपोषी पोषण का सबसे बड़ा अच्छा एक उदाहरण है आपके, कि आप पौधे जो होते हैं ना, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, प्रकाश को सीधा अवशोषित करते हैं क्लोरोफॉर्म में, और क्लोरोफिल, प्रकाश और जल, जल नीचे से आता है जड़ों में और प्रकाश ऊपर से आता है, तो प्रकाश और जल दोनों के द्वारा वो उसको रासायनिक क्रिया करके उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, यानी ग्लूकोज में बदल देता है, और ग्लूकोज उसको पोषण दे देता है। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण वे आपके जीव जो पोषण के लिए दूसरे पदार्थों पर निर्भर नहीं करते हो, उन्हें कहते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है, और परपोषी पोषण में क्या होता है आपके, कि दूसरे पदार्थों पर निर्भर करते हैं, दूसरे जीव पर अपन निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन लिखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण की आपको परिभाषा लिखनी हो तो लिखो, वे जीव जो अपने पोषण के लिए, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करते हो, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करते हो, अर्थात स्वयं अपना
भोजन बना लेते हो उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट, अब पौधे है ना, जो अपना पोषण है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। वो दूसरे जीव पर डिपेंड तो नहीं करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, पूरा प्रक्रम आप समझना। देखो, सबसे पहले जो होता है, ऊपर से प्रकाश आता है ना, और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो लेता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जड़ों के अंदर जो जल रहता है, देखो एक बार छोटा सा एक मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूं आपको। कलर ले लेते हैं अपन, ग्रीन है ना, ग्रीन ले लेते हैं। चलिए, ये आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, ये इसकी टहनियां बना दी मैंने इसके अंदर, ये इसका तना हो गया, और नीचे इसकी जड़ें हो गई। जड़ों का रंग में ये भूरा ले लेता हूं, ये इसकी जड़ें हो गई, ये समतल हो गया। ठीक, अब क्या होगा इसके अंदर, यहां से प्रकाश आ रहा है। ओहो नो, ये आपके प्रकाश आ रहा है। प्रकाश को मैं कलर को, और प्रकाश का ये जो कलर है, एक सेकंड यार, क्या चक्कर पड़ गया इसमें। चलिए, ये प्रकाश आ रहा है ना, ये आपके पास सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक, और मान लीजिए ये वातावरण में, ये बाहर इसके चारों ओर ये CO2 गैस घूम रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस घूम रही है, और ये आपका हो गया जड़ वाला भाग, और ये नीचे से आपके जल को सोखेगा। अब ये तीनों चीजें मिलकर प्रकाश संश्लेषण बनाएगा। ठीक है, तो देखो, 6 तो CO2 के अणु लिए इसने, और 12 जल के अणु लिए, 6 CO2 पर 12 जल के अणु ले लिए, और नीचे से इसने सूर्य और जल ले लिया नीचे से जड़ों से, और सूर्य का प्रकाश इसने ऊपर से ले लिया क्लोरोफिल के रूप में। ठीक, क्लोरोफिल के रूप में। ठीक है, अब ये सारा प्रक्रम, ये इधर से इसकी अगर अपन रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं इधर, तो क्या होता है कि आपके एक तो ग्लूकोज बन जाता है, इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं ना, ये आपके पास ग्लूकोज बन गया। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और प्लस ऑक्सीजन निकल गई, और जल का जो जल जो काम नहीं आ रहा था वो बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से इसमें प्रकाश संश्लेषण से द्वारा पोषण हो गया। यानी ये जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है ना, ये इस पौधे के सारे अंगों तक पहुंच जाएगा और इसमें अपना पोषण हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या यूज होता है, एक तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है, एक प्रकाश की किरणें यानी प्रकाश की आपके पास लाइट है ना, और थर्ड आपको क्या हो जाएगा, जल की आवश्यकता होती है इसमें। ये खुद ही काम कर रहा है, कोई दूसरा कराने के लिए नहीं आ रहा है, ये काम ये खुद ही कर रहा है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में आप थ्योरी में लिखेंगे, ये आपको समीकरण तो लिखनी है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रम लिखेंगे आप, चलिए, प्रकाश संश्लेषण के चरण, प्रमुख चरण है ना, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख चरण, प्रमुख चरण। अब इसमें चरण कौन कौन से होते देखना। फर्स्ट चरण में तो क्या करता है, ये 3 चरण होता है। पहला चरण में तो ये अवशोषित करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है तथा कार्बन डाई गैस को अवशोषित करता है। थर्ड, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करता है, और सेकंड है ना ये। अब थर्ड बात करते हैं तो ये ग्लूकोज जो कि उसको ऊर्जा के रूप में पौधे के सभी भागों तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो CO2 वह प्रकाश का पौधे द्वारा अवशोषण,
पौधे द्वारा अवशोषण, ठीक है। फर्स्ट चरण में तो इसने अवशोषण कर लिया। सेकंड, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज, इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं ना, क्वेश्चन में लिख देना कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, ठीक। थर्ड, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा द्वारा पौधे के सभी भागों तक, पौधे के सभी भागों तक ऊर्जा पहुंचाना, ऊर्जा पहुंचाना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 प्रक्रम होते हैं जिसके द्वारा पूरी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब इस पौधे की पत्ती को अपन समझते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, रंध्र क्या होता है ना। देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इस पत्ती के अंदर छोटे छोटे हरे रंग के छिद्र होते हैं। ये जो पत्ती दिख रही है, इसमें छोटे छोटे हरे रंग के छिद्र होते हैं। इस प्रकार से दिखते नहीं है, आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को अपन क्या कहते हैं मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो हरे पत्ती के अंदर हरे रंग के छोटे छोटे छिद्रों को, ठीक है, पौधे की पत्ती पे हरे रंग के छोटे छोटे छिद्रों को कोशिकांग कहते हैं, तथा इन्हीं कोशिकांग को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और इस क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखो अच्छे से कि पौधे की पत्ती में, कलर चेंज कर लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक कर ले। पौधे की पत्ती में हरे रंग के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों को, इन्हीं छिद्रों को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्हीं छिद्रों को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, तथा इन क्लोरोप्लास्ट को सम्मिलित रूप से, तथा इन क्लोरोप्लास्ट को सम्मिलित रूप से, इन छिद्रों को कोशिकांग कहते हैं। इन छिद्रों को कोशिकांग कहते हैं ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको नोट कर लेना। कोशिकांग कहते हैं, तथा इन क्लोरोप्लास्ट को सम्मिलित, तथा इन कोशिकांग को सम्मिलित रूप से, तथा इन कोशिकांग को सम्मिलित रूप से क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सम्मिलित रूप से क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। बात करते हैं रंध्र क्या होते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये हरे रंग के नहीं होते, ओनली छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको अपन कहते हैं रंध्र। और इन रंध्र का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, मतलब कि गैस को, CO2 को अपने अंदर समाहित करना और फिर नीचे आगे तक पहुंचाना। सेकंड, वाष्पोत्सर्जन, यानी जब ये इनसे जल वापस बाहर निकलेगा, भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल निकलता है, वापस 6 अणु जल के निकलते हैं, उनको वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस बाहर निकालना, ठीक है। तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इसके जो कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना तथा वाष्पोत्सर्जन करना, ठीक। अब इस पत्ती को अपन थोड़ा सा, इस पत्ती का अपन डायग्राम समझते हैं। ये एक पत्ती हो गई,
ये है ना, ये जैसे आपको एक छोटा सा और बना के बताऊं मैं। चलिए, पत्ती के अंदर जो ये टहनी दिख रही है ना, बीच वाली, इस प्रकार की, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो भाग होता है, ये बीच में, इसको तो कहते हैं मध्य शिरा। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको कहते हैं मध्य शिरा। ठीक, बात करते हैं इसके ऊपर, ये जो पत्ती है ना, पत्ती के जो ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला, इसको अपन कहते हैं पर्ण पटक। क्या कहते हैं? पर्ण पटक। ठीक, और जैसे इस पत्ती को अगर अपन काटते हैं ना, जैसे एक पत्ती को मैंने तोड़ा यहां से, जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि ये आपके पेज है एक, ये मान लीजिए एक पत्ती है, ठीक है, इसको मैंने तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, तो ये देखो, ये जो सतह बनी ऊपर वाली है, इसको सही ढंग से देखना आप, ये जो सतह बनी है ऊपर वाली, इसको इन्होंने जूम करके दिखा रखा, यानी कि ये जो छोटी सी जगह दिख रही ना, ये इसको जूम करके अपन देखते हैं, यहां पर ये इसका जूम वाला भाग है। ठीक है, तो जूम करके देखते हैं, तो इसकी जो, ये तो इसकी निचली सतह हो गई है ना, इसका ये जैसे जूम यहां तक, ये इसकी निचली सतह, तो ये नीचे वाला जो भाग है ये तो इसकी निचली सतह, और ये ऊपर वाला भाग है इसका ऊपरी त्वचा हो गई। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं? इसके अंदर इस प्रकार से एक द्वार कोशिका रहती है, और ये सारे द्वार कोशिकाएं हैं। ठीक है, और जहां पर कुछ भी नहीं, ये जगह, इसको अपन कहते हैं वायु कोश, इससे वायु प्रवेश करता है। ठीक है, और बात करते हैं द्वार कोशिका की, जैसे इस प्रकार से कुछ इसमें आकृतियां होती है, इस प्रकार से कुछ आकृतियां होती है, इन आकृतियों को अपन क्या कहते हैं? हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। और इसके बीच में, इसकी टहनी के अंदर है ना, इसकी टहनी पर, जैसे यहाँ ये टहनी है, तो इस टहनी का जो यहाँ पर काट निकलेगा तोड़ने पर, यहाँ पर फ्लोएम होता है, एक तो फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है। ये हो गया जाइलम होता है। ठीक है, तो ये पत्ती का डायग्राम आपको बना के आना है एग्जाम में, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है। विषम पोषी पोषण का मतलब क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। ठीक, अब दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। अब ये विषम पोषण भी तीन प्रकार से, एक तो प्राणी संपोषण, एक मृत जीवी पोषण, और एक पर पोषण। ठीक है, परजीवी पोषण। तो विषम पोषी पोषण की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ऐसे पोषण जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो नोट कीजिए इसमें, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हो, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हो, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट, ये जो विषम पोषी पोषण है वो तीन प्रकार का होता है, लिखना आप। एक तो प्राणी संपोषण, एक मृत जीवी पोषण, और एक परजीवी पोषण। अब तीनों को अपन पढ़ते अलग अलग। देखिए, प्राणी संपोषण यानी भोजन का अंतर ग्रहण करना। भोजन का अंतर ग्रहण करना कैसे? मतलब अपने पूरे शरीर के द्वारा ग्रहण करना, अंतर ग्रहण करना। अपने पूरे जो प्राणी संपोषण होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है, ध्यान रखना इस बात का। एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे अमीबा होता है। अमीबा में जो पोषण होता है आगे जाकर अपन और पढ़ेंगे। आपके एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि अमीबा के पोषण को विस्तार से समझाइए, तो आपको अमीबा के पोषण को विस्तार से समझाना पड़ेगा। आगे मैंने लिख भी रखा है, लेकिन यहां भी आपको थोड़ा बहुत ऐसे लिखना पड़ेगा कि ऐसे जीव जो अपना पोषण को अंतर ग्रहण करते हैं। ठीक है, अंतर ग्रहण कैसे करते हैं समझना। ये मान लीजिए अमीबा है, ये अमीबा की संरचना। ठीक, और यहां पर एक पोषण पड़ा हुआ खाने का। अब अमीबा को लग रही है बेटा भूख, अब भूख लग रही है तो इसको कुछ खाना पड़ेगा। तो क्या करेगा? इसके पास में आया, सबसे पहले इसने अंगुली जैसे प्रवर्ध बनाए, ये अंगुली जैसे प्रवर्ध। ठीक है, ये अंगुली नुमा प्रवर्ध बना दिए,
ये रहा पोषण। अंगुली जैसे पर्वत बनाए, फिर क्या करेगा, ये इसको अपने अंदर ले लेता है, ये इसको अंदर अपने अंदर ले लिया, ठीक है। फिर इसका अपचयन कर लेता है अंदर ही अंदर, इसका अपचयन कर लेता है अंदर ही अंदर, और उसके बाद अपचयन के बाद क्या होता है देखना, अपचयन के बाद ये वापस अपनी ही आकृति का आ जाता है, ठीक है, और सड़े गले पदार्थ को वापस ये बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो प्राणी संपोषण क्या होता है, ऐसे पोषण जिसमें अपने शरीर के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हो, जीव अपने पोषण को अपने शरीर के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हो, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन लिखिए, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने शरीर के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करते हो, भोजन को अंतर्ग्रहण करते हो, उन्हें प्राणी संपोषण कहते हैं, उन्हें प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं मृत जीवी पोषण, मतलब ऐसे जीव जो अपने पोषण को पहले बाहर से ही मार देते, विघटित कर देते, अंदर उनके पास कोई क्षमता नहीं होती विघटित पाचन करने की, मतलब उनके जीव अंदर शरीर के अंदर पाचन करने के लिए कोई एंजाइम वगैरह नहीं होते, पाचन करने का कोई सिस्टम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, बाहर ही उस पदार्थ को सड़ा गला देते हैं। जैसे आप टोस्ट वगैरह देखते हो, टोस्ट देखते हो, टोस्ट ऊपर खराब हो जाता है, इसके ऊपर फफूंद आ जाती है, तो फफूंद का मतलब क्या हो गया कि ये जो फफूंदी और कवक ये जीव है ना, इस टोस्ट को पहले से बाहर से सड़ा गला लिए और अपने का पोषण को बढ़ा लिए, ठीक है। तो ऐसे जीव जो अपने पोषण को बाहर ही विघटित, शरीर के बाहर ही विघटित कर लेते हैं, उन्हें मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए, ऐसे जीव जो अपने पोषण को शरीर के बाहर ही विघटित कर लेते हैं, बाहर ही विघटित कर लेते हैं, उन्हें मृत जीवी पोषण कहते हैं। उन्हें मृत जीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण में लिख देना फफूंदी और कवक, उदाहरण में क्या लिख दो, फफूंदी और कवक। इसमें उदाहरण के लिए आप लिख दो अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड, परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण क्या होता है देखना, अन्य जीवों के अंदर या बाहर रहकर, मतलब ऐसे जीव होते हैं ना जो दूसरे जीव के या तो अंदर चले जाते हैं या फिर बाहर रहकर उनको नष्ट किए बिना, दूसरे जीव को नष्ट किए बिना अपना पोषण बनाते हो। जैसे आप जोग देखे होगे, जोग तालाब के अंदर जोग रहते हैं, आप नहाने जाते हो तो यहाँ चिपक जाता है आपके, और अगर चिपक जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता है, वो आपका खून सूखता रहता है, सूखता रहता है, सूखता रहता है, यानी आपको नष्ट भी नहीं किया उसने, ठीक है, और आपके बाहर बेटा 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 अपने शरीर के आप जो खून को चूस लेता है, यानी वो अपना पोषण बना रहा है अपने शरीर के खून को चूस के, ठीक है। इसका मतलब क्या, ऐसे जीव जो अन्य जीवों के अंदर या बाहर रहकर उन्हें नष्ट किए बिना अपना पोषण बनाते हो, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसे जीव जो अन्य जीवों के, ऐसे जीव जो अन्य जीवों के अंदर या बाहर रहकर उन्हें नष्ट किए बिना ही अपना पोषण बनाते हो, उन्हें नष्ट किए बिना ही अपना पोषण बनाते हो, नष्ट किए बिना ही अपना पोषण बनाते हो, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं, उन्हें परजीवी पोषण
कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। अब मैंने कहा था कि अमीबा में पोषण को समझाइए, आपके क्वेश्चन में आ सकता है 2 नंबर में। तो अमीबा में पोषण 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण करता है वो अपने भोजन को, उसके बाद उस भोजन का पाचन करता है और उसका अंतर बहिष्करण कर देता है वापस, है ना। तो देखो अमीबा में एक डायग्राम मैंने पहले ही बनाया था, ये रहा अमीबा, ठीक। आपको डायग्राम में अगले में स्लाइड में बता दूंगा, अभी आप यहां देखिए। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को ग्रहण करना, पाचन यानी भोजन का पाचन करना, भोजन का पाचन करना। नेक्स्ट बात करते हैं बहिष्करण यानी भोजन को बाहर निकालना, ठीक है। यानी ऊर्जा को लेकर, मतलब जो भी भोजन था उसकी ऊर्जा को ले लिया और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं, अमीबा में पोषण को समझा देता हूं। ये रहा आपके अमीबा, ठीक। फर्स्ट क्रिया आपको ये डायग्राम भी बनाना है। सेकंड क्रिया में देखो, यहां पर इसका भोजन पड़ा हुआ है, ये इसका भोजन है, ये अमीबा है, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम में क्या होता है, अंगुली नुमा प्रवर्त बनाता है, ये इस प्रकार से अंगुली नुमा प्रवर्त का निर्माण, ठीक है। ये आपके क्या अंगुली नुमा प्रवर्त, अंगुली नुमा प्रवर्त, ठीक है। ये इसका भोजन हो गया, ठीक। अब इसने भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ये वापस अमीबा अपने पहले शेप में आ जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपको इसके साथ में बनाना है, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। चलिए तो ये अगले वीडियो में अपन, आज अपन ने पोषण पढ़ लिया, ठीक है। स्वपोषी पोषण और परजीवी पोषण पढ़ लिया। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि श्वसन क्या होता है, वो भी आपके जीव के अनुरक्षण के लिए काम आता है। तो अगले वीडियो में अपन श्वसन पढ़ेंगे। अगले इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को बताना, इसके लिए अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए अपने अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।